एवरीवन। तो आज बात करते हैं हम स्ट्रोक की लेटेस्ट गाइडलाइन के बारे में, जो कि अलग अलग स्टेप वाइज है। जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट की चॉइस। तो पहले हम चॉइस करते थे एल्टी प्लेस चॉइस करते थे। अब नई गाइडलाइन के हिसाब से टेनेक्टी प्लेस इक्विवेलेंट हो गया है ऑप्शन टू एल्टी प्लेस। और पहले ये विंडो पीरियड का हम बाद में बताएंगे। तो टेनेक्टी प्लेस का डोज रहेगा 0.25 mg पर kg, मैक्सिमम डोज है इसका 25 mg। और एल्टी प्लेस का पुराना वही डोज रहेगा 0.9 mg पर kg, और मैक्सिमम डोज रहेगा 90 mg। तो ये था कि पहले खाली एल्टी प्लेस ही यूज करते थे, पर अब जो टेनेक्टी प्लेस है उसका इक्विवेलेंट हो गया है। अब सेकेंड है थ्रोम्बेक्टोमी। पहले थ्रोम्बेक्टोमी 6 आवर्स तक करते थे, अब विंडो पीरियड उसका भी एक्सटेंड कर दिया है, अप टू 24 आवर्स तक कर सकते हैं सर्टेन सिचुएशंस में। पहले तो थ्रोम्बेक्टोमी की गाइडलाइन क्या था कि प्रीवियस में 6 to 24 आवर्स में मैनेज करना होता है, और उसमें भी अगर एडवांस इमेजिंग जैसे कि सीटी परफ्यूजन और एमआर परफ्यूजन करवाया होगा तभी हम कर सकते हैं थ्रोम्बेक्टोमी। पर न्यूअर गाइडलाइन में क्या है, इसमें इमेजेस की एडवांस इमेजेस की नीड नहीं है, और तब भी हम एंडोवास्कुलर थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं इमेजेस के बिना। तो ये थी थ्रोम्बेक्टोमी की नई गाइडलाइन। फिर क्या है, तो पहले तो था कि स्मॉल कोर इंफेक्ट होगा उसकी ही आप थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हो, जिसमें एस्पेक्ट स्कोर आता है जो इनके ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, और स्मॉल कोर इंफेक्ट होगा तभी आप उसकी थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। पर अब न्यूअर गाइडलाइन में ये है कि जो लार्ज कोर इंफेक्ट है उसकी भी हम थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं सर्टेन सिचुएशन में। और उसमें एस्पेक्ट स्कोरिंग का अगर लेस देन 6 आ रही है, 5-4 आ रही है तो भी हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर की गाइडलाइन। तो ब्लड प्रेशर में पुराने में क्या था कि फर्स्ट 24 आवर में आफ्टर रीपरफ्यूजन थ्रोम्बेक्टोमी या उसके बाद रीपरफ्यूजन के बाद जो कम होता है वो बीपी लेस देन 180 to 105 तक कम होना चाहिए। उसमें सिस्टोलिक बीपी का नहीं दे रखा था, सिर्फ डायस्टोलिक का बीपी का दे रखा था। अब नए वाले की जो गाइडलाइन है उसमें सिस्टोलिक बीपी 140 से कम नहीं कर सकते। ये जो है वो नया चेंज है सिस्टोलिक बीपी वाला। फिर 6 है टाइमिंग ऑफ द एंटीकोगुलेंट। तो पहले क्या था कि जो आपके पास टीआई आया हो या फिर माइनर स्ट्रोक आया हो, कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक हो, कुछ भी हो, तो आपको फर्स्ट जो एंटीकोगुलेंट का स्टार्ट करना है वो 4 to 14 डेज में करना था ओल्ड में, पहले 3 दिन में नहीं। पर अब क्या है चेंजेस की माइनर अगर कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक हो तो हम स्टार्ट 48 आवर यानी कि 2 दिन के बाद भी हम एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर सकते हैं कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक में। फिर नेक्स्ट है कि जो एंटीप्लेटलेट ड्यूअल एंटीप्लेटलेट होता है, मोस्ट कॉमनली हम 21 डेज तक स्ट्रोक के पेशेंट में ड्यूअल एंटीप्लेटलेट देते हैं, और फिर फॉलो बाय हम सिंगल एंटीप्लेटलेट देते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। तो पहले जो था वो जो ड्यूअल एंटीप्लेटलेट में क्लोपिडेग्रोल चलता था एस्पिरिन के साथ। पर अब नए चेंजेस क्या है कि आप क्लोपिडेग्रोल तो यूज कर सकते हो, पर उसकी जगह पे टिकाग्रेलर भी यूज कर सकते हैं ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी में फॉर फर्स्ट 28 डे। पर उसके बाद तो उसको हम सिंगल एंटीप्लेटलेट पे एज द पुरानी गाइडलाइन हम शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट को। फिर क्या है एक्सटेंडेड विंडो पीरियड, जिसमें क्या है कि जो थ्रोम्बोलाइसिस का था पुराना 4.5 आवर्स था, जो अब बढ़ा के 24 आवर कर दिया है, और जो थ्रोम्बेक्टोमी का था अप टू 6 आवर्स तक था, जो अब बढ़ा के 24 आवर्स कर दिया है। पर ये जो है एक्सटेंडेड पीरियड वो उसको हमें बाहर हमें जो ये एक्सटेंडेड पीरियड है उसका हमें जो एग्जैक्ट टाइम पता लगाना है वो मुश्किल है, पर फिर भी सर्टेन सिचुएशन में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी गाइडलाइन समझ में आ गई होगी। तो जो थोड़े बहुत चेंजेस है उसके साथ ही आप स्ट्रोक के पेशेंट को ठीक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।